नमस्कार, मैं अनुराग कुमार, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष जिस वीडियो व्याख्यान को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ उसका शीर्षक है पाली एवं प्राकृत भाषा और साहित्य का परिचय। आइए हम इस पर बात करते हैं। इस वीडियो व्याख्यान के दो प्रमुख बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहला जो बिंदु है वह है पाली भाषा एवं साहित्य, उसका सामान्य परिचय और उसकी विशेषताएं। दूसरा जो बिंदु है वह प्राकृत भाषा एवं साहित्य का सामान्य परिचय और विशेषताएं। तो सबसे पहले हम आते हैं पाली भाषा और उसका साहित्य, उसका परिचय, उसकी विशेषताएं। पाली तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शती ईस्वी तक के शिलालेखों, पाली बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जातक आदि जो प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा है, प्रारंभिक नाटकों जैसे अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत, जिसके अवशेष मध्य एशिया में पाए गए हैं, इन सब की जो भाषा है वो पाली कहते हैं उसे। पाली शब्द की व्युत्पत्ति पर हम बात करते हैं कि पाली शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर के अनेक मत हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आचार्य बुद्ध घोष चतुर्थ शती ईस्वी में और आचार्य धम्मपाल जो छठी शती ईस्वी ने पाली शब्द का प्रयोग बुद्ध वचन या मूल त्रिपिटक के लिए किया है, यानी कि उस भाषा के लिए किया है जिसमें बुद्ध के वचन संग्रहित हैं। उससे यह शब्द पाली भाषा के लिए आया। दूसरा है आचार्य विदुशेखर भट्टाचार्य। इन्होंने पंक्ति शब्द से पाली की उत्पत्ति बताई है। वे कहते हैं कि पंक्ति, पंक्ति, पत्ति, पल्ली, पाली। तीसरा जो धारणा है इस शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर के, भिक्षु सिद्धार्थ ने पाठ से पाली की उत्पत्ति मानी है। वो कहते हैं पाठ, पाली, पाली। और मैक्स वेल्सन जो जर्मन विद्वान है, उन्होंने पाटली यानी पाटलिपुत्र से पाली की उत्पत्ति मानी है। वो कहते हैं पाटली, पाडली, पाली। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है पल्ली यानी गांव शब्द से पल्ली से पाली की व्युत्पत्ति मानी गई है। उसी तरह से प्राकृत शब्द से भी पाली की व्युत्पत्ति विद्वान मानते हैं कि प्राकृत पाकट, पाअड, पाअल, पाली। अभिधानपदीपिका पाली भाषा कोश ग्रंथ में जो पा धातु से पाली शब्द माना गया है वो वहाँ पर है कि पालेति रक्षति पाली, जो रक्षा करती है या पालन करती है, किसकी? बुद्ध वचनों की रक्षा करती है, पालन करती है, वह भाषा पाली है। भिक्षु जगदीश कश्यप का मत सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, लोग उसे मानते भी हैं। वे कहते हैं पर्याय यानी पर्याय से वे इसका अर्थ लेते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धोपदेश अर्थ में भब्रु शिलालेख में जो प्रयोग है धम्म पालियायानी, वहाँ पे पर्याय, पलियाय, पाली शब्द बुद्ध वचन या मूल त्रिपिटक के लिए प्रयुक्त होने लगा, वे वहाँ मानते हैं। इस रूप में भिक्षु जगदीश कश्यप की बात जो है वो ज़्यादा स्वीकार की गई। पाली की जो मुख्य विशेषताएं हैं वे उन पर हम एक नज़र दौड़ाएं, बात करें तो पाली में वैदिक संस्कृत की 5 स्वर ध्वनियाँ री, अ, लृ, ऐ, औ लुप्त हो गई। पाली में वैदिक संस्कृत के 5 व्यंजन लुप्त हो गए। वो हैं श, विसर्ग, जिह्वा मूली, उपध्मानी, ये 5 जो व्यंजन थे वो लुप्त हो गए। पाली में 2 नए स्वर आ गए, ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ। पाली में वैदिक संस्कृत के 2 व्यंजन र और ल भी मिलते हैं। पाली में संस्कृत के अय का जो अय है वो पाली में हो गया ए, और संस्कृत का जो औ है वो ओ हो गया। पाली में संयुक्त वर्ण से पूर्ववर्ती दीर्घ को ह्रस्व हो जाता है। यदि दीर्घ स्वर रहेगा तो संयुक्त व्यंजन में से एक का लोप हो जाएगा, जैसे जीर्ण का जीर्ण, दीर्घ का दीघ। उसी तरह से अगली जो विशेषता है कि अघोष वर्ण घोष हो जाता है पाली में, जैसे क का ग हो जाना। प्रतिकृत्य पडिगच्छ,
च, सुच, सुजा, त कद में परिवर्तन जैसे हो गया, तो वितस्ति, विदत्ति। इसके अलावा ड, द, ये जो दो ध्वनियाँ हैं इनका पाली में ळ और ळ हो जाता है, जैसे बडवा, बड़वा। संधियों में केवल 3 संधियाँ रह गई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और निगाहित यानी कि अनुस्वार संधि। विसर्ग संधि आदि नहीं है। पाली में हलंत शब्द नहीं है, केवल अजंत ही है। हलंत शब्दों को अकारांत बना देते हैं या अंतिम व्यंजन का लोप कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि धनवत, धनवंत, आत्मन, अत्त। पाली में द्विवचन नहीं होता है। पाली में तीनों लिंग हैं। शब्द रूपों में चतुर्थी और षष्ठी के रूप समान होते हैं। स्त्री प्रत्यय 7 हैं, आ, ई, इनी, नी, आनी, ऊ, ति, अजा, कुमारी, यक्षिणी, दंडनी, मातुलानी, वामोरु, युवती। इस रूप में हम देखते हैं कि इसका प्रयोग मिलता है। पाली में 500 से भी अधिक धातुएं हैं, 6 गण हैं। इसके अलावा जो पाली की विशेषताएं हैं कि पाली में लेट लकार वाले भी रूप मिलते हैं, जैसे हनासी, दहासी। पाली में ऋच, सन, यंग नाम धातु प्रत्यय वाले रूप भी मिलते हैं। पाली में वैदिक संस्कृत के तुल्य तुम अर्थ वाले अनेक प्रत्यय मिलते हैं, जैसे तुम, तवे, तये, तुझे, तुये। आत्मनेय पद का प्रयोग प्रायः लुप्त हो गया, परस्मय पद शेष रहा। पाली में टर्नर आदि के अनुसार दोनों प्रकार का स्वराघात था, संगीतात्मक और बलाघात्मक। पाली में तद्भव शब्दों का आधिक्य है, तत्सम और देशज शब्द जो हैं वो कम है। पाली साहित्य जो है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो पाली साहित्य में जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्ध के वचन त्रिपिटक में संग्रहित हैं जो 3 पिटक हैं। पिटक का अर्थ होता है पिटारी। तो 3 पिटारी के रूप में जो त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय हैं, और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके अलावा पिटक वाह्य पाली ग्रंथ भी हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण जो हैं उसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेत्तिप्पकरण, पेटकोपदेश, मिलिंद पह या मिलिंद प्रश्न, ये प्रमुख पाली साहित्य हमारे सामने है। अब इस वीडियो व्याख्यान का जो दूसरा पक्ष है वह है प्राकृत भाषा और साहित्य का परिचय। तो इसका जो समय है, काल है, वह है प्राकृत का 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इस काल की प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत कहते हैं, क्योंकि इस काल में प्राकृत का जो विकसित साहित्यिक रूप है जो हमें प्राप्त होता है वो अद्भुत है। यूँ कहा जाए कि पूर्व में जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम भाषा के का विश्लेषण करने के क्रम में हम जब देखते हैं कि प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, तो प्रथम प्राकृत जिसे पाली भी कहते हैं और शिलालेखी प्राकृत भी कहते हैं, तो वहाँ जो रूप हमें दिखाई पड़ता है वह बहुत साहित्यिक नहीं है। लेकिन यह जो दूसरा चरण है जिसको कहा जाए, जो 100 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक है, यहाँ पर जो हमें प्राकृत मिलता है, भाषा रूप मिलता है, वो साहित्यिक है। इसलिए इसको साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। इस काल में प्राकृत के प्रांतीय और भौगोलिक बहुत सारे भेद हो गए थे, यानी इसके अनेक रूप हमें दिखाई देते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में गौण प्राकृत भाषाओं के विषय पर विचार किया है। उनके अनुसार 7 मुख्य प्राकृत हैं और 7 गौण प्राकृत हैं। मुख्य प्राकृत जो है वो मागधी है, अवंतिजा है, प्राच्या है, सूरसेनो है यानी सौरसेनी है, अर्धमागधी है, बाहलिक है, दक्षिणात्य है यानी महाराष्ट्री है। गौण प्राकृत है शाबरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उद्रजा, वनेचरी। प्राचीन प्राकृत व्याकरण वर्रुचि ने 4 प्राकृत मानी है। वे हैं शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, पैशाची। मागधी के 2 रूप हो जाते हैं, मागधी और अर्धमागधी। तो इस प्रकार हम देखें तो ये 5 प्राकृत हमें दिखाई देते हैं। आइए हम इन 5 प्राकृतों पर, उनके भाषाई विशेषता पर और साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शौरसेनी प्राकृत पर।
इसका जो क्षेत्र है वो शूरसेन, मथुरा के आसपास का प्रदेश था। इसका विकास पाली कालिक स्थानीय भाषा से हुआ। यह मध्य देश की भाषा थी। नाटकों में सर्वाधिक प्रयोग इसी प्राकृत का हुआ है। स्त्रियों आदि का जो वार्तालाप है नाटकों में शौरसेनी प्राकृत में ही होता था। केवल पद्य के लिए महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग होता था। शौरसेनी से ही वर्तमान हिंदी का विकास हुआ है। राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी का जो गद्य भाग है वो शौरसेनी प्राकृत में है। भास, कालिदास आदि के जो नाटकों में गद्य है वो शौरसेनी में ही है। इसका प्राचीनतम जो रूप है वो अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। और किसके लिए मिलता है? तो निम्न एवं मध्य कोटि के पात्रों के लिए मिलता है। स्त्रियों की भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। शौरसेनी प्राकृत की जो गुण है, जो कहा जाए कि प्रभाव उत्पन्न करने वाला जो गुण है वो है उसकी सरसता, सरलता, श्रवण सुख देने वाला जो उसका वो स्वरूप है वो, इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। ध्वनि तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो शौरसेनी मध्य भारतीय आर्य भाषा के विकास में संक्रमण काल की अवस्था है। ध्वनियों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दिगंबर संप्रदाय के जो प्राचीन शास्त्रों का जो लेखन हुआ है वह इसी भाषा में हुआ है, जो प्रायः पद्य में है। पिशेल जिन्होंने पिशेल ने प्राकृत व्याकरण पर काम किया है, पिशेल ने इसे जैन शौरसेनी नाम देते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर हम चर्चा करें तो प्रथमा एक वचन में कारक चिन्ह ओ हो जाता है, जैसे पुत्तः का पुत्तो। दूसरी विशेषता है दो स्वरों के मध्य संस्कृत का त, द और थ, ध हो जाता है। इसके लिए अपभ्रंश में वो भी है थ, थ, द, ध, भाम, ह, इस तरह से है सूत्र है। तो यहाँ पर हम देखें कि वही चीज़ यहाँ विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि त द हो जाता है और थ ध हो जाता है। जैसे कि पृच्छति, पुच्छदि, शत, सद, अथ, अध, कथ, कद। मध्यगत क और त का क्रमशः ग और द हो जाता है, जैसे नायकः, राउगु, अतिथि, उदिधि, कृत, किद। द प्रत्यय शेष रहता है, जैसे जलद, जलदो। उसी तरह से मध्यगत महाप्राण ख, घ, थ, ध, फ, भ का ह हो जाता है। ख, घ, थ, ध, भाम, ह, यह सूत्र है। मुख का मुंह हो जाता है। मेघ का में हो जाता है। वधु का वहु हो जाता है। अभिनव का अहिरणव हो जाता है। न का ण हो जाता है, जैसे नाथ का अणाथ, अणाध। भगिनी का बहिणी। मध्यगत प का व हो जाता है, जैसे दीप, दीव। अपि, अवि। क्ष को छ, ध्य को झ, जैसे इक्षु, इक्षु। आत्मने पद प्राय समाप्त हो गया, परस्मय पद ही बचा रहा। लिंग, लट, लुंग जो विधिलिंग प्राय समाप्त हो गए, द्विवचन का अभाव हो गया। दूसरी जो प्राकृत है वह है महाराष्ट्रीय प्राकृत। महाराष्ट्रीय प्राकृत का जो मूल स्थान है वो महाराष्ट्र है। इससे मराठी भाषा का विकास हुआ। इस दौर की प्राकृतों में सबसे अधिक साहित्य महाराष्ट्री में रचा गया। संस्कृत नाटकों में प्राकृत में पद रचना महाराष्ट्री में ही होती है। महाराष्ट्रीय प्राकृत के जो प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं उस पर अगर हम चर्चा करें तो राजा हालकृत गाहा सप्तशती, प्रवरसेन कृत रावण वहो, जयवल्लभकृत वज्जालग्ग, हेमचंद्राकृत कुमारपाल चरित, ये प्रमुख साहित्य हैं। इसके अलावा जैसे कर्पूर मंजरी के जो पद्य हैं वो महाराष्ट्रीय प्राकृत में हैं। आचार्य भरत मुनि ने दक्षिणार्थ प्राकृत से महाराष्ट्रीय के विकास की बात कही है। दंडी ने काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ प्राकृत माना है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर हम चर्चा करें तो संगीतात्मकता और स्वर बाहुल्य महाराष्ट्रीय प्राकृत की विशेषता है। मध्यगत जो व्यंजन हैं उसमें लोप हो जाता है, उसमें जो लोप होता है उससे स्वरों को प्रधानता मिलती है। इसलिए
मध्यगत जो अल्प प्राण है यानी क ग च ज त द इनका लोप हो जाता है। जैसे लोकह का लो ओ, हृदय का ही अ, प्राकृत का पाउ, जानाति का जानाई। उसी तरह मध्यगत य का सदा लोप हो जाता है। जैसे प्रिय पी अ, वियोग वि ओ अ। मध्यगत महाप्राण स्वर ध्वनियाँ जैसे ख घ थ ध फ भ इसका ह हो जाता है। जैसे अथ का अह, कथम का कहम, मुख का मुह, लघुक का लहु अ। उसी तरह से महाराष्ट्रीय प्राकृत में थ का ह हो जाता है। जैसे जबकि शौर श्रेणी में हम ध्यान दें कि प्राकृत में थ का ध होता है, जबकि महाराष्ट्रीय प्राकृत में थ का ह हो जाता है। ऊष्म वर्णों यानी कि श, श और स का प्रायः ह हो जाता है। जैसे दश, दह, धनुष, धणुः, पाषाण, पाहाण, दिवस, दियः। क्ष का छ हो जाता है। जैसे कुक्षि, कुच्छि, इक्षु, उच्छु। कर्मवाच य का इज्ज हो जाता है। जैसे पृच्छ्यते, पृच्छेयी। त्वा का उण हो जाता है। जैसे पृष्ठवा। उसी तरह से तुम का उ और त का अ हो जाता है। जैसे कर्तुम, काउम, गृहित, गहि। अनि का अणिज्य हो जाता है। जैसे करणीय, कर्णिज। अगली जो प्राकृत है वह है मागधी। यह मगध की भाषा थी। इसका साहित्य तो बहुत कम मिलता है और इसका जो प्राचीनतम रूप है वो अश्वघोष के नाटकों में सुरक्षित है। कालिदास के नाटकों में तथा शूद्रक के मृक्षकटिकम में मागधी का प्रयोग मिलता है। भरत के नाट्यशास्त्र के अनुसार यह अंतःपुर के नौकर, अश्वपालक आदि की भाषा थी। मार्कंडे के अनुसार भिक्षु, छपड़क, राक्षस, चेट ये सभी मागधी बोलते थे। मागधी से ही भोजपुरी, मैथिली, बंगला, असमी, उड़िया का विकास माना जाता है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वे हैं मागधी में श, स, श हो जाता है। जैसे पुत्तस्स, पुत्तश्श, भविष्यति, भविष्यति। र का ल हो जाता है। जैसे पुरुषः, पुलिशे, राज्ञः, लाआणु। ज का य हो जाता है। जैसे संस्कृत का यह पूर्ववत रहता है। जैसे जानाति, याणदि। जयते, यायदे, यथा, यथा रहता है। उसी तरह से ण्य, न्य, ज्ञ, अ और इन सब का इय हो जाता है। जैसे पूर्ण, पुण्य, अन्य, अय, राज्ञ, राय। मध्यगत जो छ है उसका श्च हो जाता है। जैसे गच्छति, गश्चदि। अर्थ का स्थ का स्त हो जाता है। जैसे अर्थ का अस्ते, उपस्थित का उवस्थित, ष का स्क तथा स्ट का स्ट हो जाता है। जैसे शुष्क का शुष्क, कष्ट का कष्ट। प्रथमा एक वचन में विसर्ग ए हो जाता है। जैसे देवः, देवे, एषः, एषे। अगली जो प्राकृत भाषा है वह है अर्धमागधी। अर्धमागधी प्राचीन कौशल के समीपवर्ती क्षेत्र की भाषा थी। इसमें मागधी के गुण शौर सेनी से अधिक हैं। मागधी और शौर सेनी के गुणों से युक्त होने के कारण इसे अर्धमागधी कहा जाता है। यानी कि अर्धमागधी में शौर सेनी और मागधी दोनों के गुण विद्यमान हैं। इसको ऋषि भाषा या आर्य भाषा भी कहते हैं, क्योंकि भगवान महावीर के जो सारे धर्मोपदेश हैं वो इसी भाषा में हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में जैन साहित्य मिलता है। इसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार का साहित्य उपलब्ध है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपुत्र और सेठों की भाषा कहा है। वो लिखते हैं कि चेटानाम, राजपुत्राणाम, सृष्ठिनाम चार्ध मागधी। इसका जो प्राचीनतम प्रयोग है वो अश्वघोष के नाटकों में
मिलता है। मुद्रा राक्षस और प्रबोध चंद्रोदय में अर्धमागधी का प्रयोग बहुलता में हुआ है। इससे पूर्वी हिंदी का विकास माना जाता है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर हम बात करें तो अर्धमागधी में दंत्य का मूर्धन्य हो जाता है, जैसे स्थित का ठी हो जाता है। श का स हो जाता है, जैसे श्रावक का सावक। य का ज हो जाता है, जैसे यौवन जोवण। संयुक्त व्यंजनों में प्रायः स्वर भक्ति के द्वारा विच्छेद होता है, जैसे कृष्ण का कसिन, स्नान का स्नान। संधि स्थलों पर म लग जाता है, जैसे कि अन्योन्यम, अन्नमन्नम, अर्णमर्णम, ये प्रयोग मिलता है अर्धमागधी में। स्पर्श का लोप होने पर य की श्रुति होती, जैसे सागर का सायर। संधि स्थलों पर स्वर भक्ति का प्रयोग होता है, जैसे यहेन दुयाहेण, स्वाख्यात सुयखाय। गद्य और पद्य में भेद है। गद्य में मागधी के समान प्रथम एक वचन में ए और पद्य में श और सेनी के समान ओ हो जाता है। अगली जो प्राकृत है वो है पैशाची। पैशाची पश्चिमोत्तर भारत एवं अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो पैशाची का क्षेत्र माना जाता है। पैशाची को पैशाचिकी, भूत भाषा, भूत भाषित अनेक नामों से जाना जाता है। इसकी जो सबसे प्रचलित रचना है गूढ़ाढ्य की बृहद कथा, वो पैशाची प्राकृत में ही है। इसका ही एक विकसित रूप माना जाता है कि लहंदा भाषा भी है। हेमचंद्रकृत कुमार पाल चरित्र और काव्यानुशासन में तथा हम्मीर मद मर्दन नाटक में पैशाची का प्रयोग मिलता है। इसे राक्षस, पिशाच, निम्न कोटि के पात्रों आदि की भाषा के रूप में देखा जाता है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, हर वर्ग का तृतीय वर्ण है, उसके स्थान पर प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, नगर का न कर, ग की जगह क आ गया। तड़ाग, तटाक, ड की जगह ट आ गया। अगली जो विशेषता है, हर वर्ग के चतुर्थ वर्ण के स्थान पर द्वितीय वर्ण हो जाता है। जैसे निर्झर, निच्छर, मेघ, मेखो। पैशाची में पंचम वर्ण मात्र न है, यानी पंचम जो पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर सिर्फ और सिर्फ पैशाची में न रह गया है। र ल का विपर्य हो जाता है, अर्थात कभी र का ल, कभी ल का र। जैसे रुद्र का लुद, कुमार का कुमाल, रुधिरम का लुधिर। उसी तरह ज्ञ, न्य, ण्य का इय हो जाता है, जैसे अन्य का ऐ हो जाता है, पुण्य का पुण्य हो जाता है, प्रज्ञा का पिया हो जाता है। स्वर भक्ति की जो प्रवृत्ति है शब्द के मध्य में अ, ई, उ के रूप में होती, जैसे कष्ट, कसट, स्नान, सिनान, भार्या, भारिया। मूर्धन्य श का तालव्य श या तो होता है या फिर दंती स होता है, जैसे तिष्ठति, चिस्तादि, विषमः, विषमो। मध्यगत व्यंजनों का लोप नहीं होता, जैसे मधुरम, मथुरम, गाढ़म, काठम। इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये प्राकृत भाषा का जो स्वरूप हमारे सामने उपस्थित होता है, 5 प्राकृत, इन पर हमने एक विस्तृत चर्चा की। पाली भाषा पर भी हमने विस्तृत चर्चा की और उसके साहित्य और उसकी विशेषताओं, ध्वनिगत साहित्यिक विशेषताओं से हम परिचित हुए। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।